दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जीरो आवर के इस खास एपिसोड में दोस्तों आपका स्वागत है। इस समय सबसे अधिक जो चर्चा है अपने देश की राजनीति और मीडिया में वो ये है कि 19 अप्रैल को जो मतदान हुआ है, वो मतदान का प्रतिशत जो है औसत प्रतिशत वो कम क्यों है? 2019 के मुकाबले वो कम दिख रहा है, कम से कम 4%। और फिर इसके संकेत क्या हैं, इसके मायने क्या हैं? कुछ राज्यों में ये ठीक-ठाक हुआ है, कुछ राज्यों में बहुत नीचे गया है। इसकी क्या वजहें हैं? अच्छा इसमें कोई पैटर्न नहीं है, भारतीय जनता पार्टी शासित कुछ प्रदेशों में ऊपर गया है, जैसे छत्तीसगढ़, वहाँ थोड़ा-सा ऊपर गया है मतदान। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो भाजपा शासित प्रदेश है, वहाँ नीचे गया है। वही हाल बिहार का भी है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी जेडीयू की सरकार है, वहाँ भी नीचे गया है। तो एक कोई पैटर्न साफ-साफ नहीं उभर रहा है इसका, लेकिन इसके बहुत सारे मतलब निकाले जा रहे हैं। दोस्तों मैं समझता हूं कि वोट परसेंटेज का कोई एक मायने निकालना कि अगर बहुत ज्यादा पोलिंग हो गई कहीं, तो इसका मतलब कि वो सत्ता विरोधी लहर है। और अगर नीचे हो गया मतदान का प्रतिशत औसत, तो ये मान लेना कि वो सत्ता का समर्थन है, मौन समर्थन है या जो भी आप कह लीजिए, और वो अपोजिशन के फेवर में नहीं जाएगा रिजल्ट। मुझे लगता है कि अब ये पैटर्न नहीं रिलेवेंट है। कहीं से भी इसको ये नहीं कहा जा सकता। हाँ, पहले के दौर में देखा जाता था जब बिल्कुल ओपिनियन इतनी ज्यादा डिवाइडेड नहीं थी, 2 खेमे होते थे, अधिक से अधिक एक तीसरा खेमा बन जाता था। लेकिन आज जब इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इतने और अलायंसेज उभरते हैं, उसमें भी बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन पार्टियों के अंदर होते हैं, अलायंसेज के अंदर होते हैं। समाज भी बहुत जागरूक हो गया है पहले के मुकाबले। पहले ऊपर के तबके के लोग नीचे के जो तबके के लोग होते थे, जो कम पढ़े लिखे होते थे, बैकवर्ड होते थे, उनको एक तरह से हाँक देते थे कि जहां चाहे वहां उठकर गिरवा लें। तो वो एक अलग पैटर्न होता था। लेकिन आज की स्थिति, आज के दौर में, आज के आधुनिक दौर में जब लोगों के अंदर जागरूकता है, समझदारी है, तो वोटिंग पैटर्न के बारे में कोई एक एक फॉर्मूला इजाद नहीं किया जा सकता है। कई दफा ऐसा हुआ है कि प्रतिशत मतदान कम हुआ और वो सत्ता के खिलाफ गया, और कई ऐसा भी हुआ है कि वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा हुआ और वो विपक्ष को निराश कर गया। ऐसा भी हुआ है, हमने देखा है। तो इस बार जो पहला चरण मतदान का हुआ है, उसके बारे में कोई भी नतीजा निकाल लेना कि ये इन कारणों से है और इसका नतीजा यही होगा, मैं नहीं समझता कि ये बहुत तार्किक है, बहुत लॉजिकल है। लेकिन दोस्तों, जब मैं देख रहा हूं और फाइनल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो फाइनल डेटा है वो आ चुका है, और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि 21 राज्यों में जो मतदान हुआ 19 तारीख को पहले चरण में, तो टोटल 65.5% मतदान हुआ। और दूसरी तरफ 2019 में जो हुआ था इन्हीं क्षेत्रों में मतदान, तो 69.9% हुआ था। 69.9%, 102 सीटों का ये आंकड़ा है दोस्तों, कुल मिलाकर के। अब ये जो आंकड़ा है, इसमें अगर आप देखिए तो हिंदी के जो महत्वपूर्ण प्रदेश है, हिंदी भाषी क्षेत्र जिसको कहा जाता है, हिंदी स्पीकिंग, पहले उनको हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश में दोस्तों 2019 में इन्हीं इन्हीं इलाकों में जो मतदान हुआ था 66.6 था। लेकिन इस बार जो हुआ है वो हो गया है 61.37। यानी यानी अगर देखा जाए तो तकरीबन 5.23% की कटौती हुई है, यानी कमी हुई है इस मतदान में। और टोटल सीटें 80 हैं, लेकिन 8 सीटों पर केवल मतदान हुआ था, ओनली 8 सीट्स। और आप सब जानते हैं 8 वो कौन सीटें थी? सहारनपुर थी, मुरादाबाद थी, कैराना थी, नगीना थी, पीलीभीत, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और रामपुर। हम उत्तर प्रदेश की इन 8 सीटों पर जरूर आपसे बात करेंगे और बहुत खास एक एनालिसिस आपके समक्ष में पेश करूंगा। लेकिन इसके पहले आप देख लें कि और राज्यों की क्या स्थिति है। दोस्तों, हिंदी भाषी जो बिहार है, बिहार में
53.36% मतदान हुआ था 2019 में, लेकिन इस बार वहां पर हुआ है 49.26%, यानी जो कमी दर्ज की गई है वो 4.1% की, यानी मतदान का जो औसत आया है वो 4.1% डाउन हुआ है। कुल 4 सीटें, ओनली 4 सीट्स पर इस बार यहां मतदान पहले चरण का हुआ है। अब आप देखिए दूसरा जो एक हिंदी भाषी क्षेत्र ही कह लेंगे, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में सरकार पिछले दिनों बदली थी विधानसभा चुनाव के दौरान और बीजेपी की नई सरकार वहां आई है। वहां पर 2019 में जो मतदान हुआ था 66.26% मतदान हुआ था, लेकिन मैं वही कह रहा था आपसे इंट्रोडक्शन में शुरू में कि यहां पर इस बार 68.29% हुआ है, यानी बढ़ गया है। तो ये इंक्रीज जो है 2.03% की है और सीटें कितनी हैं जनाब, ओनली 1 सीट का है। तो इसलिए और टोटल 11 सीटें छत्तीसगढ़ में आती हैं। तो सिर्फ एक सीट से ये फैसला कर लेना हाल में इस वक्त जब पहला चरण केवल बीता है कि साहब छत्तीसगढ़ में जो लोग हैं वो काफी जबरदस्त वोटिंग कर रहे हैं, 2019 से भी बेहतर वोटिंग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये निर्णय निकालना अभी ठीक नहीं है। अभी 10 सीटों पर मतदान है, सिर्फ 11 सीटों वाले प्रदेश में एक ही सीट पर मतदान हुआ है। लेकिन दोस्तों अगर आप राजस्थान का देखें तो 2019 में 64% मतदान हुआ था, इस बार 57.65 मतदान हुआ है, -635, यानी 6.35% की कटौती हुई है मतदान में इस बार। और जो सीटें हुई हैं दोस्तों वो 12 सीटों पर मतदान हुआ है, 25 सीटों का ये प्रदेश है राजस्थान, और भारतीय जनता पार्टी की वहां भी सरकार है, तो माइनस फिर भी गया है। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी अगर वहां सरकार में है और बीजेपी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा उसको सीटें मिले और मतदान ज्यादा हो जाएगा तो ज्यादा सीटें मिलेंगी, ऐसा कोई फार्मूला कम से कम एक पैटर्न के तौर पे यहां दिखाई नहीं दे रहा है जो एप्लीकेबल हो हर जगह। तो ये जो चुनाव के विश्लेषक होते हैं टेलीविजन पर बैठते हैं या अदरवाइज बहुत सारे लोग यूट्यूब पर भी ज्ञान बघारते हैं, ज्ञान देते हैं लोगों को, तो मेरा ये मानना है कि ये कोई एक फार्मूला या एक निर्णय, एक नतीजा निकालना मौजूदा जो चुनाव हुआ 2024 का और उसका क्यों डाउन कहीं हुआ है कहीं अप हुआ है, इससे कोई निर्णय नतीजा नहीं निकाला जा सकता। अभी आगे के चरणों में मतदान को देखना होगा। दूसरी बात, अब आई बात उत्तर प्रदेश की। दोस्तों उत्तर प्रदेश की हम बात इसलिए स्पेसिफिकली कर रहे हैं कि एक तो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, 80 सीटों वाला है, और मैंने उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके की कई सीटों का जायजा भी लिया स्वयं जाकर। तो मैं चाहता हूं कि आपके सामने उत्तर प्रदेश के इन ये जो प्रमुख सीटें, 8 सीटें जहां मतदान हुआ है, उनके बारे में अपना एक असेसमेंट आपके सामने पेश करूं, क्योंकि पहला चरण बीत गया है इन जगहों पर। दोस्तों ये सहारनपुर, मुरादाबाद, कैराना, नगीना, पीलीभीत, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और रामपुर, इन सीटों का अगर आप हाल देखिए तो बहुत सारे लोग जो असेसमेंट दे रहे हैं उनका मानना है कि यहां पर विपक्ष जो है आगे बढ़ गया है पहले चरण के मतदान में और वो काफी सीटें जीतेगा। कुछ लोग ये आंकड़ा बता रहे हैं कि 5 सीट कम से कम विपक्ष जीत सकता है और 3 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी निकाल सकती है, ऐसा मानना है। दोस्तों आपको याद होगा कि 2019 का चुनाव जो हुआ था उसमें बीएसपी और समाजवादी पार्टी, जो उत्तर प्रदेश की 2 प्रमुख पार्टियां हैं भारतीय जनता पार्टी के अलावा, इनका अलायंस था। इस बार ये अलायंस नहीं है और बीएसपी ने, खास तौर पे बहुजन समाज पार्टी ने कई जगहों पर कैंडिडेट इस प्रकार दिए हैं जो इंडिया अलायंस यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो अलायंस है उसके कई उम्मीदवारों के सामने बहुत मुश्किल खड़ा कर रहे हैं। मुश्किल क्या खड़ा कर रहे हैं कि वो उनके समाजों में उनके जो समर्थक समुदाय माने जाते हैं उन्हीं समुदायों में से कोई ना कोई कैंडिडेट बीएसपी ने पुटअप कर दिया है और वो विभाजन कर रहे हैं उसके जनाधार में, उसके वोट बैंक में जो विपक्ष का है। लेकिन सत्ताधारी दल जो है भारतीय जनता पार्टी, उसको मेजर चुनौती कहीं भी बीएसपी देती नजर नहीं आ रही है, खासकर इन 8 सीटों में।
हाँ, कुछ जगहों पर है। उत्तर प्रदेश के अन्य कई हलके हैं जहां बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कई कई जगहों पर मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। लेकिन अगर पूरे प्रदेश का एक आंकड़ा अगर आप लें, तो बीएसपी के उम्मीदवारों से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों का जितना नुकसान होता नजर आ रहा है, उससे ज्यादा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवारों का नुकसान होता नजर आ रहा है। ये बड़ी साफ बात है। अब जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं नगीना सीट का, जो 8 सीटों वाला 8 सीटों का में जहां मतदान हुआ है पहले चरण में, वहां पर नगीना भी है। नगीना में जो मतदान का औसत है वो ज्यादा नहीं है, 61% के आसपास है। लेकिन नगीना में दोस्तों उम्मीदवारों की जो संख्या है वो 4 प्रमुख उम्मीदवार हैं। भारतीय जनता पार्टी के ओम कुमार जी हैं। इसके अलावा मनोज कुमार हैं समाजवादी पार्टी के। चंद्रशेखर आजाद आजाद समाज पार्टी के हैं। चंद्रशेखर आजाद जो बहुत हाल के वर्षों में वह दलित चेहरा बनकर, एक नए दलित चेहरा बनकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में उभरे हैं। और दोस्तों इसके अलावा वहां पर बहुजन समाज पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार वहां पर दिया है, और वो उम्मीदवार हैं सुरेंद्र पाल सिंह जी। तो ये 4 जो उम्मीदवार हैं नगीना, मैं इन 8 सीटों में नगीना को एक नजीर के तौर पे आपके सामने उदाहरण के तौर पे पेश कर रहा हूं कि क्या समीकरण है, मतदान का औसत कितना है, ये अपनी जगह है। लेकिन जो समीकरण उभरते नजर आ रहे हैं, कैसे विपक्ष अपनी मजबूत सीटों पर भी अपनी जमीन कमजोर कर रहा है, अपनी पोल स्ट्रेटजी के कारण, अपनी चुनावी रणनीति के कारण, उसका एक सबूत है नगीना। और ऐसे अनेक नगीना हैं, ऐसे अनेक चुनाव क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश की 80 सीटों का अगर आप हाल देखें तो। दोस्तों अगर यहां पर इंडिया अलायंस की तरफ से मनोज कुमार या चंद्रशेखर आजाद या सुरेंद्र पाल सिंह कोई भी एक उम्मीदवार होता, तो यकीनन जो ओम कुमार साहब भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ रहे हैं, उनको यहां पर वह बहुत बड़े मार्जिन से, यानी बहुत ज्यादा वोटों के अंतर से बहुत आराम से हरा सकते थे। और यह बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, मैं स्वयं नगीना के कई हलकों में, कई विधानसभा जो क्षेत्र आते हैं लोकसभा के अंदर, यानी नगीना पार्लियामेंट्री सीट में जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं विधानसभा की, उनमें घूमने के बाद, लोगों से मिलने के बाद, कैंडिडेट से मिला, इसके अलावा मतदाताओं से मिला, उनकी मुलाकात से जो असेसमेंट मेरा बना, उस आधार पर मैं ये बात कह रहा हूं कि अगर इंडिया ब्लॉक की तरफ से कोई एक उम्मीदवार होता तो उसकी जीत उतनी ही सुनिश्चित होती जितनी सुनिश्चित जीत जो है नरेंद्र मोदी की वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र में है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि विपक्ष के पास 3 उम्मीदवार हैं। मनोज कुमार समाजवादी पार्टी जो इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार हैं, चंद्रशेखर आजाद एएसपी के, आप आजाद समाजवादी पार्टी के, और सुरेंद्र पाल सिंह बीएसपी इंडिया अलायंस में नहीं है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद इंडिया अलायंस में होने के लिए बेताब थे। वो चाहते थे कि इंडिया अलायंस उनको एक्सेप्ट कर ले और कैंडिडेट डिक्लेयर कर ले, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, और ऐसा कई जगहों पर नहीं हो सका। एक जगह नहीं है, अनेक जगह ऐसी हैं। बिहार में भी ऐसा ही है, पूर्णिया में देख लीजिए। पूर्णिया में पप्पू यादव और जो दूसरे जो आरजेडी की उम्मीदवार हैं बीमा भारती, उनके बीच में लड़ाई हो गई है, और उसका फायदा बीजेपी अगर उठा ले तो कोई आश्चर्य नहीं, कोई आश्चर्य नहीं। वैसे कौन जीतेगा कौन हारेगा ये कहना वहां बहुत कठिन अभी है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जिन 8 सीटों की बात मैं कर रहा हूं, उसमें नगीना सीट का जो नजीर है वो मैं समझता हूं अनेक जगहों पर लागू होता है, और ये बीजेपी के लिए एक रास्ता बनाता नजर आ रहा है, ये पूरा का पूरा जो विपक्ष का बिखराव है उससे। लेकिन कैराना सीट के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता दोस्तों। हालांकि बीएसपी ने वहां भी उम्मीदवार दिया है, लेकिन बीएसपी का उम्मीदवार जो है मिस्टर श्रीपाल, वो प्रदीप कुमार जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, हो सकता है कि उनके थोड़े बहुत वोट भले काट लें, लेकिन
इकरा हसन जो चौधरी हैं, जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं इंडिया अलायंस की, उनके वोटों में बड़ी सेंध वो लगाते नहीं नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कैराना सीट जो है विपक्ष के लिए मजबूत हो सकती है, जहां पर मतदान हो चुका है। इसी तरह से दोस्तों, अगर आप देखिए मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान संजीव बालियान की स्थिति विचित्र हो गई है। संजीव बालियान केंद्र में मंत्री हैं, अमित शाह के बहुत नजदीकी हैं। पिछले चुनाव में वो हारते नजर आ रहे थे, लेकिन जीत गए अल्टीमेटली। अब मैं नहीं जानता कि इस बार इतने भाग्यशाली होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन जो उनके विरुद्ध जो विपक्ष के उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के हरेंद्र मलिक हैं, किसान आंदोलन के प्रबल समर्थक, जोरदार नेता हैं, इनको इसलिए वहां पर अभी बढ़त दिखाई दे रही है। और जो मतदान हुआ है, जो मेरा असेसमेंट है कि हरेंद्र मलिक को अच्छा मतदान वहां हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। जीत हार के बारे में मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन मतदान वाकई वहां पर विपक्ष के प्रत्याशी के पक्ष में ज्यादा हुआ है, ठीक ठाक हुआ है। उसका एक बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों में विभाजन है। संगीत सोम, आप तो नाम सुने होंगे, हिंदी क्षेत्र के लोग जो हैं संगीत सोम को जरूर जानते होंगे। अपने विवादास्पद और बेहद उत्तेजक बयानों के कारण वो आरएसएस बीजेपी खेमे में बहुत चर्चित रहे हैं, चर्चित ही कह सकते हैं। और वो चुनाव हार गए विधानसभा का, लेकिन वो अपने विवादास्पद बयानों के कारण हमेशा कोशिश करते हैं कि राजनीति में चर्चा का विषय बने रहे। अब वो इनका विरोध कर रहे हैं अंदर ही अंदर, अपनी ही पार्टी के। और जो इस इलाके के तमाम राजपूत नेता हैं, वो इस बात से नाराज हैं कि बालियान साहब बीजेपी के टॉप लीडरशिप के सामने बताते हैं कि ये जाट लैंड है, जबकि ये जाट लैंड कैसे आप कह सकते हैं, यहाँ पर ठाकुरों की संख्या कम नहीं है। इस तरह की दलील वो देते हैं। और वो ठाकुर बनाम जाट, इस झगड़े को काफी हवा इन लोगों ने दी है। और मुझे लगता है कि बीजेपी के गुब्बारे को पंचर करने में यह हवा शायद इसका इस्तेमाल हो सकता है, कोई भी कर सकता है। अब विपक्ष ने किया है कि नहीं, विपक्ष जाने। लेकिन मैं समझता हूं कि पहली बार अनुशासित, या अपने आप को मोदी जी और शाह जी के डर से अनुशासन में रहने वाली जो बीजेपी है, वो देखा गया कि मेरठ से लेकर के और मुजफ्फरनगर के बीच में उसमें भी बिखराव नजर आया। और टॉप लीडरशिप के डांटने फटकारने के बावजूद जो इस इलाके के ठाकुर नेता हैं, वो अपनी ही पार्टी के कई नॉमिनीज के खिलाफ अलग अलग क्षेत्रों में बोलते रहे। तो ये दिखाई देता है। अब यहां रिजल्ट क्या होगा, मैं इसके बारे में कोई घोषणा नहीं कर रहा हूं। लेकिन यकीनन दोस्तों, जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो ये कि इन 8 सीटों में अगर सच पूछें तो विपक्ष अगर एकजुट होकर लड़ा होता, एकजुट होकर, तो ये 8 सीटों पर विपक्ष चुनाव जीत सकता था। अभी जीतेगा कि नहीं, मैं नहीं जानता। ये तो 4 जून को पता चलेगा। हम ज्योतिषी नहीं हैं, हम भविष्यवक्ता नहीं हैं। लेकिन हाँ, ये मैं कह सकता हूं अपने एक पॉलिटिकल एक एनालिस्ट होने के नाते कि ये 8 सीट जो है विपक्ष की सीट बन सकती थी। जो वहां के समीकरण है, मैंने चूंकि देखा है, इस इलाके को समझा है, 8 सीट जो है विपक्ष की अपनी सीटें हो सकती थी, बशर्ते कि बहन जी यानी मायावती जी इंडिया ब्लॉक के साथ होती। और इस बार चूंकि इंडिया ब्लॉक बड़ा है, पहले उनका जो गठबंधन था 2019 में केवल सपा के साथ था, इस बार सब उसमें शामिल हैं। तो एक मिली-जुली ताकत से, और देश के सामने जो बड़ा संकट है, जो एक चुनौती है, और दलित समाज इस चुनौती को अच्छी तरह समझ रहा है, क्योंकि संविधान का मसला उससे जुड़ा हुआ है, बाबा साहब का उससे नाम जुड़ा हुआ है। लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने जिस संविधान की रचना की, और या रचना करने वालों की अध्यक्षता की, वो संविधान खतरे में है। तो ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे के होने के बावजूद अगर बहुजन समाज पार्टी विपक्ष के साथ नहीं खड़ी दिखी, तो जाहिर है उसका उसका फर्क तो पड़ेगा चुनाव के नतीजे में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर ऐसा न होता और बहुजन समाज पार्टी भी अलायंस में होती, तो यकीनन मैं कह सकता हूं कि 8 में 8 सीटें विपक्ष के खाते में जाती। तो लेकिन आज की तारीख में दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी के न होने के कारण इंडिया ब्लॉक में, या पूरे के पूरे इस यूनाइटेड एक जो अलायंस है उसमें न होने से, 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को बढ़त अपनी बनाए रखने में जरूर सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा अनुमान है। वह 63 या 64 सीटों तक पहुंचेगी कि नहीं, 62 पाया था, 2 और उसके एलआई पाए थे, 64 सीटें थी 2019 के चुनाव में। लेकिन इस बार वो क्या 64 को क्रॉस करेगी या क्रॉस नहीं कर पाएगी,
दोस्तों, इन 8 सीटों के की रोशनी में तो इसके बारे में कोई बात नहीं कही जा सकती है, क्योंकि यहाँ विपक्ष का पलड़ा भारी है जिन इलाकों में, ये उन इलाकों की सीटें हैं। लेकिन सेंट्रल यूपी में या आप ईस्टर्न यूपी में, अवध में, इन इलाकों में क्या स्थिति होगी, तस्वीर क्या बन रही है, और मैं अभी उस इलाके में गया भी नहीं हूं, तो मैं समझता हूं कि इंतजार करना पड़ेगा कि वहां क्या तस्वीर उभरेगी। लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी देश के दूसरे कई सूबों की तरह उत्तर प्रदेश में ज्यादा परेशानी नहीं महसूस कर रही है। दूसरे प्रदेशों में जितनी उसको परेशानी दिखाई दे रही है, जहां उसने पहले 2019 में बेहतर परफॉर्म किया था, उस तरह की परेशानी उत्तर प्रदेश में अभी शायद वो नहीं महसूस कर रही है, क्योंकि उसको भरोसा है कि ईस्टर्न यूपी, सेंट्रल यूपी या दूसरे और जो हल्के हैं, बुंदेलखंड है, अवध है, इन इलाकों में बीजेपी अपनी बढ़त बनाए रखने में कामयाब होगी। जबकि मुद्दा जो है मंदिर का या मंदिर के लोकार्पण का, ये मुद्दा लोगों के दिमाग पर कोई उसका जादू नहीं है। और सच पूछिए तो मोदी जी का जो एक दिखाई देता था करिश्मा 2019 में या 2014 में, उस तरह की भी बात नहीं है। कोई लहर का ये चुनाव मुझे तो नजर नहीं आया, कहीं कोई लहर नहीं है। न तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और न विपक्ष के पक्ष में है। और मुझे लगता है कि वोटों का जो परसेंटेज कम हुआ है, जो प्रतिशत वोट कम हुए हैं, उसका सबसे बड़ा जो कारण है कि यह लहर विहीन चुनाव है। तो इस लहर विहीन चुनाव में मुद्दे प्रमुख होंगे, और उन मुद्दों में देखना है कि विपक्ष का मुद्दा कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, महंगाई है, बेरोजगारी है, ये ज्यादा प्रबल होते हैं, या जो जो भारतीय जनता पार्टी है उसका ये प्रबल होता है कि हिंदुत्व की पताका, झंडा उसका बुलंद रखना है, और मोदी जी की अगुवाई में देश जो है पूरी दुनिया में तरक्की कर रहा है। हम बड़ी एक कामयाबी हमारी हासिल हो रही है, हम बड़े समृद्ध हो रहे हैं। अब लोग अपना देखते हैं कि वो तो समृद्ध नहीं हो रहे हैं, लेकिन उनको बताया जाता है कि देश समृद्ध हो रहा है, देश जो है यूरोप अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा कुछ ही सालों में। तो इस तरह के प्रोपगेंडे का ज्यादा असर होगा, या विपक्ष जो कह रहा है उसका असर होगा। मुझे लगता है कि इस लहर विहीन चुनाव में उसे देखने की जरूरत है, और आगे जरूर तस्वीर ज्यादा साफ होगी। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, एक अपील बिल्कुल आखिर में, 0 आवर के हमारे एपिसोड आप जरूर देखें, और आप बताएं कि कैसा लगा आपको ये एपिसोड, हमारे अन्य एपिसोड आपको कैसे लगते हैं, और कैसे हम इसको और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। आपकी एक-एक जो सलाह है, एक-एक जो आपके सवालात हैं, आपकी टिप्पणियां हैं, हमारे बहुत काम की होंगी। आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।